Hello, my name is Sarla Vishwakarma and I am a student of Sriyas College of Nursing, MSc Nursing, second year. My research topic is minimal brain damage. जिसमें कि मैं आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ मिनिमल ब्रेन डैमेज को और साथ ही प्रिवेंशन बताना चाहती हूँ कि मिनिमल ब्रेन डैमेज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो मिनिमल ब्रेन डैमेज है वो बच्चों में या स्कूल चिल्ड्रंस में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो मेरे रिसर्च टॉपिक में है कि अगर मिनिमल ब्रेन डैमेज बच्चों में होता है तो प्राइमरी स्कूल जो टीचर्स हैं वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उनको एजुकेट करके प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनिमल ब्रेन डैमेज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में कोई भी जो पर्सन है या कोई भी चिल्ड्रन है ये एक डिसफंक्शन तो है, डिसफंक्शन है क्योंकि फंक्शन में कुछ खराबी आई है ऐसा कहा जा सकता है। उसमें पूरी तरीके से चोट लगी है या वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। साथ ही कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको, कुछ ब्रेन डैमेज देखने के लिए मिलेंगे जिसमें कि ज्यादातर जो प्रभाव पड़ेगा बच्चों में उनके बिहेवियर पर प्रभाव पड़ सकता है, उनके इमोशंस पर पड़ सकता है, उनके सीखने की क्षमता पर पड़ सकता है और साथ ही उनके याद रखने की क्षमता पर जो है प्रभाव पड़ सकता है। और साथ ही जो एक हायर लेवल होता है ब्रेन के फंक्शन का जिसको हम इंटेलिजेंट मानते हैं, वो इंटेलिजेंट जो है उसके हायर लेवल तक जाने में भी इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन कि अगर हम मिनिमल ब्रेन डैमेज को एक्चुअल कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो मिनिमल ब्रेन डैमेज जो है ऐसे चिल्ड्रंस में देखा जाता है, ये चिल्ड्रंस में ही देखा जाता है। अगर चिल्ड्रंस में रहता है तो इनमें अगर इनका जो इंटेलिजेंस है वो अगर नियर एवरेज मतलब पूरा एवरेज नहीं है, नियर एवरेज है या एवरेज है या फिर अबो एवरेज इंटेलिजेंस भी देखा जा सकता है। मतलब हम उनको पूरी तरीके से नहीं मान सकते कि वो पूरी तरीके से क्या है, बेवकूफ है ना, या कम बेवकूफ है या फिर बहुत ज्यादा अच्छे से उनको समझ में आता है। वैसे लोगों में भी क्या हो सकता है, मिनिमल ब्रेन डैमेज हो सकता है क्योंकि कुछ क्षेत्र में वो क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कुछ बिहेवियर में हो सकता है, कुछ लर्निंग में हो सकता है, कुछ मेमोरी में हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी में इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये किसी भी तरीके के स्टूडेंट्स में हो सकता है जो कि नियर एवरेज है या अबव एवरेज स्टूडेंट है। साथ ही अगर हम इनके बिहेवियरल डिसेबिलिटीज को देखें, जो भी आपका बिहेवियर है, लर्निंग है, मेमोरी है, अगर इसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, इनके जो बिहेवियर डिसेबिलिटीज दिखाई दे रही है वो क्या होगी, माइल्ड टू सीवियर की तरफ होगी, मतलब मध्यम से ज्यादा की तरफ ये होगी। साथ ही अगर इसमें हम देखते हैं तो जो चेंजेस दिखाई देते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चेंजेस के कारण से होते हैं। आप जानते ही होंगे कि अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग चीजों को मतलब चीजों को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। तो सैमुअल क्लेमेंट्स ने इसको परिभाषित किया है जिसमें कि उन्होंने बताया था कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस। ये क्या है, दोनों का मिला जुला रूप है, मतलब एवरेज और अबव एवरेज लोगों में ज्यादातर पाया जाता है। और साथ ही जैसे मैंने अभी बताया माइल्ड टू सीवियर लर्निंग या उनमें बिहेवियरल डिसेबिलिटीज जो है वो देखी जाती है। और साथ ही ये जो बिहेवियरल डिसेबिलिटीज देखी जाती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में के फंक्शन में जो होने वाला चेंजेस है उसकी वजह से देखी जाती है। उसी तरीके से जैसे सैमुअल क्लेमेंट्स ने परिभाषित किया है, उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी इसे परिभाषित किया है कि मिनिमल ब्रेन डैमेज या डिसफंक्शन क्या है। तो मिनिमल ब्रेन डैमेज या डिसफंक्शन है ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के भी कहा गया है जिसमें कि 20% जो है वो स्कूल चिल्ड्रन इससे अफेक्ट होते हैं। अगर हम इसको कैरेक्टराइज करें या फिर समझने की कोशिश करें इस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को कैसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, तो इसमें होगा कि इमेच्योरिटी होगी। ठीक है, इमेच्योरिटी मतलब बच्चे जो है कहीं पर इमेच्योर होंगे, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होंगे जिस एज के अकॉर्डिंग उनको होना चाहिए। इसमें क्या क्या जो बिहेवियरल डिसेबिलिटीज है
वो देखी जा सकती है। तो इसमें है कि उनको कम्युनिकेशन स्किल जो होना चाहिए उस एज के अकॉर्डिंग वो नहीं होगा, उनकी रीडिंग स्किल नहीं होगी जिस एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी राइटिंग स्किल नहीं होगी और साथ ही जो मैथमेटिक्स उनको आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज वो भी नहीं होगा। अब ये तो था कि हमने परिभाषित किया। अब क्या-क्या कारण हो सकते हैं अगर मिनिमल ब्रेन डैमेज होता है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि आप लोगों ने देखा कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ चेंजेस फंक्शन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस में चेंजेस होने के कारण से हो रहे हैं। तो कुछ नए रिसर्च भी किए गए हैं जो ये बताते हैं कि ये एक बायोकेमिकल न्यूरोट्रांसमीटर डिफिशियंसी जो कि ब्रेन में होती है। ठीक है, बायोकेमिकल जो केमिकल हमारे ब्रेन में पाया जाता है उस न्यूरोट्रांसमीटर एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करते रहते हैं, जाते हुए रहते हैं, सिग्नल भेजते हुए रहते हैं। उन सिग्नल में क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है या फिर बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, मिनिमल ब्रेन डैमेज होता है। अब हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिम्प्टोमेटोलॉजिकली अगर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो दी गई हैं, जिसका आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन इसमें कुछ-कुछ चीजें जो हैं दी गई है कि वो बच्चे हो सकते हैं कि वो बहुत अच्छे हो या हो सकते हैं कि वो बहुत बुरे भी हो। बुरे मतलब जो जिस लेवल पर उनको होना चाहिए, या 2 साल का बच्चा है उसको चलना आना चाहिए, तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे से चल लेता है, या फिर 2 साल का बच्चा बिल्कुल भी नहीं चल पाता है, इस तरीके का हो सकता है। उनके बिहेवियर में वो चेंजेस आ सकते हैं। उनकी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है अकॉर्डिंग टू 2 ईयर एज, और या फिर हो सकता है कि उनकी मेमोरी जो है अकॉर्डिंग टू 2 ईयर एज बिल्कुल भी ना हो। कई बार क्या होता है, या तो ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और कई बार हो सकते हैं इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है अकॉर्डिंग टू एज। तो इसी के अकॉर्डिंग इनको बहुत सारे भागों में बाँटा गया है, जिसके थ्रू या डिवाइड किया गया है, जिसके थ्रू आपको बताया जा सकता है कि किस-किस क्षेत्र में अगर किसी-किसी भी एरिया पर अगर बच्चे जो है उनका डेवलपमेंट स्लो हो रहा है, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर डिफेक्ट हो रहे हैं, या फिर हो रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में के फंक्शन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या-क्या सिम्पटम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है ए, इम्पेयरमेंट ऑफ परसेप्शन एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। इम्पेयरमेंट मतलब चेंजेस रहेगा उनके परसेप्शन समझने में, और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो वो कॉन्सेप्ट बनाने में। जैसे मैं सर्कल बोलती हूँ तो आपको याद आता है एक गोला, अगर मैं बोलती हूँ कि ये क्या है, एक बॉक्स है, तो आपको याद आता है कि हाँ उसके 4 जो है पॉइंट्स होंगे। तो अगर ये बच्चे जो हैं उनमें उनमें मिनिमल ब्रेन डैमेज है, तो उनमें होगा कि वो कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएँगे या वो सोच नहीं पाएँगे। कोई भी अगर मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ तो वो उसकी छवि या उसकी जो आकृति है या उसका इमेज है, वो नहीं बना पाते हैं। तो अगर हम परसेप्शन एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के थ्रू देखें या कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में देखें, तो इसमें सबसे फर्स्ट है इम्पेयर्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साइज़। तो वो साइज को अच्छे से पहचान नहीं पाएँगे, ठीक है? अच्छे से उसकी जो है वो सोच नहीं पाएँगे साइज के बारे में। नेक्स्ट है कि वो राइट लेफ्ट या अप एंड डाउन, ऊपर या नीचे, या राइट एंड लेफ्ट अगर उनको आप बोलते हैं कि आप राइट जाओ तो उनको वो समझ में नहीं आएगा, वो नहीं समझ पाएँगे। साथ ही होगा टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कि उनको होगा कि अ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है। नेक्स्ट है वो स्पेशल ओरिएंटेशन नहीं होगा, स्थान के बारे में वो नहीं बता पाएँगे कि हाँ, हम कौन-सी जगह पर हैं। नेक्स्ट होगा कि उन वो टाइम ओरिएंटेशन नहीं हो पाएगा, वो टाइम को भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे। साथ ही उनका जो बॉडी इमेज होगा वो क्या होगा, बहुत ही अजीब तरीके का होगा, ठीक है? जिसमें कि हो सकता है कि वो अपने बॉडी इमेज को उसी तरीके से बनाकर रखे हुए हैं, कई बार मुँह खुला हुआ रहेगा, उनके आँखें भी
देखने के लिए इधर उधर घूमती हुई रहेंगी। साथ ही उनमें ये होगा कि इम्पेयर्ड जजमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का वो सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। फिगर और ग्राउंड कि कौन सा फिगर है, जैसे मैंने बताया सर्कल है या कुछ है, उसका अंदाजा वो नहीं लगा पाएंगे। ग्राउंड कितनी दूरी पर है उसका भी वो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। साथ ही अगर कोई चीज आप उनको देते हैं, जैसे एक केला दे रहे हैं या एक सेब दे रहे हैं, तो ये पूरा है या आधा है, ये इस तरीके से भी वो समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है कि उनको कुछ ऐसी धारणाएं वो खुद बना लेंगे या अवधारणाएं बना लेंगे जिसमें कि वो जब लेटर्स लिखते हैं या जब कुछ लिखते हैं तो उनको वो कुछ अलग ही लिखकर आपको दिखाएंगे। अगर आपने उनको 6 लिखने बोला है तो उनके मन में जो वो होगा वो वैसा ही 6 आपको लिखकर दिखाएंगे। आपको 6 या और कोई कुछ इमेज जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। साथ ही अगर आप उनको कुछ बताते हैं या कुछ उनको एक्सप्रेस करते हैं या कुछ आप उनको एक कहानी सुनाते हैं तो उसका जो मीनिंगफुल जो चीज है, मीनिंग कुछ निकलता होगा, तो वो मीनिंग्स को आपको नहीं बता पाएंगे। आगे चलते हुए मैं आपको बताती हूँ कि सेकंड जो है अगर होता है मिनिमल ब्रेन डैमेज तो उसमें और क्या-क्या देखने के लिए सिम्पटम्स जो है वो मिल सकते हैं। तो इसमें होगा डिसऑर्डर ऑफ स्पीच एंड कम्युनिकेशन। उनको स्पीच बात करने में या एक दूसरे से कुछ साझा करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें कि सबसे पहला है आपको उनका जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑडिटरी स्टिमुलाई, ठीक है, इम्पेयर्ड रहेगा। मतलब जो वो सुनते हैं या सुनना चाहते हैं वो क्या होगा, वो सुनते तो हैं लेकिन उसको वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे या फिर कुछ इम्पेयर्ड रहेगा या वो फिर अपने जो आप बोल रहे हैं वो उसको सुनकर भी दूसरी चीजें करेंगे। नेक्स्ट है वेरियस कैटेगरीज ऑफ अफेसिया। साथ ही होगा स्लो लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एज होना चाहिए वो नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंट माइल्ड हियरिंग लॉस। हो सकता है कि कुछ कुछ देर पे उनको थोड़ा बहुत हियरिंग लॉस हो सकता है या सुनाई देना बंद हो सकता है। साथ ही फ्रिक्वेंट माइल्ड स्पीच इरेगुलरिटीज, बात करने के लिए वो जो है उनको कभी कभी परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन मतलब हाथ पैर के काम करने का जो हमारा प्रोसेस होता है या जो एक्टिविटी होती है वो उसके ऊपर डिसऑर्डर होना या उसमें डिसऑर्डर होना। अगर मिनिमल ब्रेन डैमेज होता है तो ये भी मोटर फंक्शन में भी डिसऑर्डर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि है फ्रीक्वेंट डिलेड मोटर माइलस्टोन। मोटर माइलस्टोन मतलब या फ्रीक्वेंट रहेगा और डिलेड भी रहेगा, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू एज जो है उनका जो मोटर फंक्शन होना चाहिए वो नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, 2 साल के बच्चे को चलना चाहिए लेकिन अगर वो नहीं चल रहा है सभी चीज सही होते हुए भी, तो हो सकता है कि उनमें मोटर डिसफंक्शन हो। नेक्स्ट है पुअर फाइन और ग्रॉस विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन। पुअर फाइन मोटर अगर हम देखें तो हम पेन जैसे पकड़ते हैं, इस तरीके से पेन पकड़ते हैं तो हम सिर्फ 2 उंगलियों से काम कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रॉस मोटर ग्रॉस मोटर है, ग्रॉस मोटर में होगा कि हम कुछ चीजों को अपने पूरे हथेली से पकड़ना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे बच्चे। और साथ ही अगर किसी चीज को आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है तो आप उस पर सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोल रहे हैं तो भी वो नहीं कर पाएंगे। और अगर आप पूरे ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं फिर भी वो केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होगा, उनका फाइन और ग्रॉस विजुअल और मोटर फंक्शन होगा। साथ ही इसमें देखने के लिए मिलेगा हाइपर एक्टिविटी। उनकी जो एक्टिविटी है वो क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी, या फिर हो सकती है हाइपो एक्टिविटी कि उनकी एक्टिविटी जो है कोई भी चीज के लिए नहीं होगी। आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ एकेडमिक अचीवमेंट एंड एडजस्टमेंट। एकेडमिक मतलब जो आप
के सिलेबस में है या फिर जो आप स्कूल्स में उनको डिफाइन करते हैं, बताते हैं या खेल कूद के लिए उनको बताते हैं, तो भी उनमें क्या रहेगा, उनका एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ना वो कुछ अचीव कर पाएंगे कि वो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, ऐसा भी नहीं होगा और वो एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसमें हो सकता है रीडिंग डिसेबिलिटीज हो सकती है कि वो रीड नहीं कर पाते हैं, अरिथमेटिक डिसेबिलिटीज होती है कि काउंट नहीं कर पाते हैं, माइनस नहीं कर पाते हैं, डिवाइड नहीं कर पाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्पेलिंग डिसेबिलिटीज, हो सकता है कि वो स्पेलिंग को अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं, लाइक द डिसेबिलिटीज की स्पेलिंग को भी वो DES या C या कुछ और वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पुअर प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्राइंग एबिलिटी, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो प्रिंटिंग में, मतलब जो चीजें पहले से दी हुई गई है उनको भी प्रिंट करने के लिए, लिखने के लिए, साथ ही ड्राइंग कुछ डायग्राम आप बनाने के लिए बोल रहे हैं तो उसकी भी एबिलिटी उनमें कम ही होगी। साथ ही दोस्तों ऐसा भी हो सकता है बच्चों में कि उनका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, डे टू डे क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है कि एक दिन अगर वो मंडे को स्कूल आ रहा है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है, ट्यूसडे को उसका परफॉर्मेंस बहुत लो हो सकता है, या फिर आवर टू आवर या घंटे और घंटे में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो उनका जो अलग अलग वेरिएबल आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही उनमें रहेगा कि वो बहुत क्या होंगे, पुअर होंगे ऑर्गेनाइज वर्क को ऑर्गेनाइज करने में, हो सकता है कि उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है ड्रेस होने में या अपने काम को अच्छे से करने में। दूसरा है स्लोनेस इन फिनिशिंग वर्क, उनका बहुत ज्यादा क्या रहेंगे, स्लो रहेंगे किसी काम को करने के लिए। साथ ही अगर आप कोई चीज उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या बता रहे हैं तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि आपने क्या बताया था, वो आपको बार बार देखेंगे लेकिन पूछ नहीं पाएंगे। और ये हो सकता है कि वो वर्बल टास्क अगर आप उनको बोलने के लिए बोलते हैं तो उसमें अच्छे हो सकते हैं लेकिन वो कंफ्यूज्ड रहेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बच्चे को मिनिमल ब्रेन डैमेज है तो आप उसको ऊपरी तौर पर देखकर कैसे पहचान सकते हैं, तो इसमें है एक्सेसिव ड्रूलिंग, बहुत ज्यादा लार होगा बच्चे में, बल्कि वो उस लार या ड्रूलिंग के एज में नहीं है, लार बहेगा उसका, ठीक है। थंब सकिंग, वो हो सकता है कि अंगूठा चूसता हो, नाखून काटता हो, उसका हैंड हो सकता है या हैंड जो है इस तरीके से हिलता हो, हैंड हिलता हो, जो कि उस एज में नहीं होना चाहिए, बूढ़ों में होता है और बच्चे जो है अपने हेड को संभाल नहीं पाते हैं तब उस कंडीशन में होता है। साथ ही होगा वो टीथ को, अपने दांतों को बार बार क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड मतलब इस तरीके से एक दूसरे पर उसको घिसना, वो क्या कहलाता है, ग्राइंडिंग कहलाता है। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स है वो बच्चे में देखने के लिए मिलेंगे अगर बच्चे को मिनिमल ब्रेन डैमेज होगा तो। नेक्स्ट है जो उनका फूड हैबिट रहेगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगा और एग्जैक्ट नहीं होगा कि हाँ वो उस समय जो है अगर उन्होंने पिछले समय कुछ चीज खाई थी तो वो हमेशा के लिए होगा। नेक्स्ट है स्लो टू टॉयलेट ट्रेन, अगर हम उनको टॉयलेट करने के लिए ट्रेन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्लो होगा, वो नहीं सीख पाएंगे जल्दी से कि हाँ मुझे जो है टॉयलेट इस तरीके से बैठकर करना है या किस तरीके से करना है। नेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा जल्दी जो है थक जाएंगे, थकान उनमें बहुत जल्दी महसूस होगी और उनमें हो सकता है कि वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो या इनवॉलेंट्री वो यूरिन पास कर दे, मतलब कहीं भी यूरिन वो पास कर सकते हैं और साथ ही ये भी हो सकता है कि वो कहीं भी स्टूल पास कर सकते हैं, उनको जगह के बारे में भी नॉलेज नहीं होगा या फिर वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी वो क्या कर सकते हैं, स्टूल पास या फिर टॉयलेट कर सकते हैं या फिर यूरिन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रिवेंशन के बारे में, प्रिवेंशन क्या क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर किसी को मिनिमल ब्रेन या बच्चों में मिनिमल ब्रेन डैमेज होता है तब।
ठीक है। इसमें है हम जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जीन्स में हो सकता है प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं मिनिमल ब्रेन डैमेज को कैसे हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि उसको हम जल्दी से ट्रीटमेंट कर सके। मदर को जब वो प्रेग्नेंट है तब हम उसको क्या करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि बच्चों में मिनिमल ब्रेन डैमेज ना हो, और मदर को एजुकेट भी करेंगे कि जो जो चीजें जिस समय हेल्दी डाइट जो लेना चाहिए, हेल्दी एक्सरसाइज जो करनी चाहिए, वो एक्सरसाइज और डाइट वो कंटिन्यू करते रहें। साथ ही मदर को हमको एजुकेट करना है, और बेबी होने के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद भी मदर को या पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं होना चाहिए, या फिर प्रेग्नेंट हो जब प्रेग्नेंट जब मदर है तो उसको गिरना नहीं चाहिए, कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, इस तरीके से उनको एजुकेट करना है। प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन है उससे बचकर रहना है। पॉइजनिंग, जो कोई जहर वहर की टाइप की चीजें हैं उससे दूर रहना है। साथ ही जो हमारे लिए नुकसानदायक कुछ पदार्थ हैं उनसे भी मदर को दूर रहना है, और बच्चे को भी दूर रखना है। प्रिवेंट फ्रॉम फिजिकल वायलेंस, अगर कोई मारपीट करता है या किसी तरीके से और किसी को हैरेस कर रहा है, तो उन सभी चीजों से भी बचकर रहना है। न्यूरोलॉजिकल इलनेस, मदर और बेबी दोनों को न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इलनेस नहीं होना चाहिए, उससे आप बचकर रहें। नेक्स्ट है अब्यूज और इलीगल ड्रग, बहुत ज्यादा ही जो इलीगल ड्रग्स है उनका भी सेवन नहीं करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है एंटीनेटल मदर को, और साथ ही जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है उसके बाद भी न्यूट्रिशन उनको या न्यूट्रिशनल डाइट जो है मदर को प्रोवाइड करते रहना है, जिससे कि दोनों का जो हेल्थ है वो ठीक रहे, और जो मिल्क जो है बेबी को पर्याप्त मात्रा में मिल सके।